आज का हमारा टॉपिक है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट ये चैप्टर 1 है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, एक टॉपिक हमने क्लास 11 में पढ़ा था, मैटर। मैटर मतलब कोई भी सब्सटेंस जिसका एक मास हो, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता हो और जिसे हम अपने जो 5 सेंस है उसके द्वारा आइडेंटिफाइड कर पाएँ, वो मैटर होता है। यानी कि अपने चारों तरफ ऐसा कोई भी सब्सटेंस हो जिसका मास हो, वॉल्यूम हो और जिसको अपन अपने सेंसेस से फेल्ट कर पाएँ, जैसे कि टच कर पाएँ, सुन पाएँ, फील कर पाएँ, ये सब। तो यानी कि अपन अगर ध्यान से देखें तो अपन चारों तरफ से मैटर से ही सराउंडेड है। एवरीथिंग इज मैटर। अब ये मैटर जो होता है वो 3 स्टेट में मिलता है, मेनली 3 स्टेट में मिलता है: सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। आज जो हमारा चैप्टर है वो है सॉलिड स्टेट, तो हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं सॉलिड स्टेट। वैसे मैटर की 3 स्टेट मेनली होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये सब आप जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए सॉलिड स्टेट में क्या है, तो अपन सबसे पहले सॉलिड स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं। देखिए सॉलिड स्टेट के बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए एक सॉलिड को अपन कंसिडर करते हैं, कंसिडर करके देखते हैं कि सॉलिड होता कैसा है। तो हम सब जानते हैं कि कोई भी सॉलिड का ब्लॉक है, जैसे मान लो ये कोई सॉलिड ब्लॉक है, तो क्या होगा इस सॉलिड ब्लॉक में, क्या होगा। हम सब जानते हैं कि इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत ही पास होंगे, क्लोज पैक होंगे ऐसे। ये जानते हो, ये मैं भी जानता हूँ, ये आप लोग भी जानते हो। यानी कि इस तरीके का एक क्लोज अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, तभी तो वो सॉलिड है। ये सब जानते हैं। अब ध्यान देने की बात क्या, देखिए कि जब ये पार्टिकल्स बहुत क्लोज पैक्ड होंगे तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस होगा, वो बहुत ही नेग्लिजिबल होगा कि नहीं होगा। तो यानी कि ये यहाँ से एक पॉइंट बन गया। पहला क्या बन गया कि जो इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस है, इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस इज मिनिमम। तीनों स्टेट में सॉलिड में जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है वो मिनिमम है। यानी कि ये जो पार्टिकल्स अरेंज है इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो नेग्लिजिबल कह दो या बहुत ही कम है। अब यहाँ एक इस पॉइंट को आप समझ गए। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, किसी भी सॉलिड के बारे में अगला पॉइंट क्या हो सकता है। देखिए इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस मिनिमम होने का मतलब पार्टिकल्स बहुत क्लोज है। पार्टिकल्स क्लोज होने का क्या मतलब होता है कि इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेज बहुत ज़्यादा है, तभी तो ये दूर से पास आ गए। तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस घटने का सीधा मतलब फोर्सेस क्या होती जा रही है, अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ती जा रही है। तो यानी कि यहाँ पार्टिकल्स के बीच जो इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस जो अप्लाइज हो रही है, अट्रैक्शन फोर्सेस इज मैक्सिमम। तो एक सॉलिड में क्या होता है कि उसमें पार्टिकल बहुत ही क्लोज पैक्ड होते हैं। क्लोज पैक होने की वजह से उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम होती है और उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा होता है। थर्ड पॉइंट देखिए, इसमें एक सॉलिड को अपन डिस्क्राइब कर रहे हैं कि सॉलिड के जनरल फीचर्स क्या हो सकते हैं। तो तीसरा जो जनरल फीचर है वो ये है कि जब ये इतने क्लोज आके एक दूसरे के साथ सटे हुए हैं, फिर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये हार्ड होंगे, रिजिड होंगे। तो तीसरा पॉइंट ये निकल के आया कि दे आर हार्ड एंड रिजिड। तो एक सॉलिड के बारे में आपने कहा डिस्टेंस, जो पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंस है वो बहुत कम है। पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्सेज है वो बहुत ही स्ट्रोंगर है। पार्टिकल्स इतने क्लोजली जुड़े हुए हैं, आपस में इतने स्ट्रोंगली जुड़े हुए हैं कि वो हार्ड एंड रिजिड है। इसके बाद एक जनरल फीचर सब जानते हैं, उसको बताने की जरूरत है कि अगर अपन इसके मास की बात करें, इसके सैप की बात करें, इसके वॉल्यूम की बात करें, तो मास, सैप एंड वॉल्यूम ये सभी जो होते हैं वो डेफिनेट होते हैं फॉर द सॉलिड। कोई भी सॉलिड है उसका मास, सैप, वॉल्यूम ये सब डेफिनेट होता है। आप लोगों ने देखा अपने चारों तरफ आयरन की रोड है तो उसका मास भी फिक्स है, सैप भी फिक्स है, वॉल्यूम भी फिक्स है। तो इसका मतलब सॉलिड है डेफिनेट मास, डेफिनेट सैप, डेफिनेट वॉल्यूम। ये 4 पॉइंट हो गए इसमें। अब इसमें एक 5वां पॉइंट भी अपन ध्यान देंगे तो यहाँ सीख जाएंगे। देखिए कि पार्टिकल्स बहुत क्लोज पैक्ड है, इन पार्टिकल्स के बीच में गैप जो है वो बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है। तो यहाँ ध्यान दे, तो अपन इसको कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। कंप्रेस क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पार्टिकल्स जो हैं, ये जो राउंड से हमने बना रखे हैं ना, ये हमने राउंड इसको कंसिडर किया है, तो ये पार्टिकल्स जो हैं ये हार्ड होते हैं, स्पेरिकल होते हैं। अब ये हार्ड पार्टिकल एक दूसरे के अंदर तो घुसेंगे नहीं, तो इनके बीच गैप नहीं होने की वजह से इनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। 2 पार्टिकल अगर दूर दूर होते तो आप उसको प्रेशराइज करते तो क्लोज आते। पार्टिकल ऑलरेडी क्लोज्ड है तो आप उनको फिर और कितना क्लोज ले जाएंगे। तो ये कंप्रेसिबल नहीं है। ये कैसे हैं, इनकम्प्रेसिबल। तो ये हो गया डिस्कशन अपना सॉलिड का आज का स्टार्टिंग पॉइंट है
कि हम जो इस टॉपिक में, इस लेसन में पढ़ना चाहते हैं, वो लेसन का नाम ही बता रहा है सॉलिड स्टेट। हमने कहा कि कोई भी सब्सटेंस है वो अपने चारों तरफ अपन जो देख पा रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसका मास है, वो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है, उसको अपन अपने सेंसेस के द्वारा आइडेंटिफाइड कर पा रहे हैं, तो वो मैटर है। और मैटर मेनली 3 स्टेट्स में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो सॉलिड स्टेट है। एक सॉलिड में क्या होता है, तो हमने कहा एक सॉलिड का कोई भी ब्लॉक है तो उसमें पार्टिकल बहुत ही क्लोज पैक्ड होते हैं। पार्टिकल क्लोज पैक क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें पार्टिकल्स के बीच जो फोर्सेस अप्लाइड होता है, जो अट्रैक्शन फोर्सेस लगता है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर होता है। स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन फोर्सेस के कारण वो बहुत क्लोज पैक्ड होते हैं, इसलिए उनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम हो जाती है और इसी कारण से वो हार्ड एंड रिजिड भी होते हैं। मास, शेप एंड वॉल्यूम वो भी चेंज नहीं हो रहा, वो भी डेफिनिट होता है। और चूंकि उनमें गैप नहीं है बीच में, तो इसलिए कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही, मैं इसको ये कह दूं, नेग्लिजिबल होती है, इसलिए मैंने लिख दिया इसको इनकम्प्रेसिबल। तो अगर आपसे कोई पूछे, यहीं से एक क्वेश्चन बन गया ना कि जनरल फीचर्स ऑफ सॉलिड, तो हम ये सब बता देंगे उसको कि ये जनरल फीचर्स होते हैं किसी सॉलिड। और भी होते होंगे, डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, समथिंग, वो अपन डिस्कस नहीं कर रहे, एक जनरल फीचर्स की बात कर। अब यहाँ से देखिए, तो ध्यान देंगे तो बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से 2 क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से 2 प्रॉपर क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन, आप ये सब मैं PDF में आपको दे दूंगा, पर इसमें एक क्वेश्चन बनेगा कि आपने कहा सर इसका वॉल्यूम डेफिनिट है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि वाई द सॉलिड हैव डेफिनिट वॉल्यूम। और एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि आपने कहा सर ये हार्ड एंड रिजिड है, तो यहाँ से भी बन सकता है कि वाई द सॉलिड्स आर हार्ड एंड रिजिड। तो दोनों में अपने को एक ही बात ध्यान रखनी है कि देखिए, पहले अपन इसका डिस्कशन करते हैं कि क्या हो रहा है। तो आपने कहा सर कोई भी सॉलिड है उसमें पार्टिकल बहुत ही क्लोज पैक्ड होते हैं। अब क्लोज पैक होने का मतलब उनके बीच अट्रैक्शन फोर्सेस बहुत ही स्ट्रोंगर है, और इसी क्लोज पैकिंग के कारण वो क्या होते हैं, हार्ड एंड रिजिड्स होते हैं। नंबर 2, तो यहाँ से सेम रीजन्स मिलेंगे, देखना। तो आप कह सकते हो कि ड्यू टू वेरी क्लोज पैकिंग, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, सॉलिड हैव हार्ड एंड रिजिड प्रॉपर्टी। एंड द सेकंड पॉइंट इज द वॉल्यूम। आप बताइए, देखो ये जो पार्टिकल्स अरेंज हो गए, इनके बीच में कोई गैप नहीं है। गैप नहीं है, यानी मैं इसको यूँ कह दूँ कि गैप नेग्लिजिबल है। अब चूंकि गैप नहीं है तो कंप्रेसिबल तो ये है नहीं, तो वॉल्यूम को कम तो किया नहीं जा सकता, और चूंकि स्ट्रॉन्ग फोर्सेज है तो वॉल्यूम बढ़ाने के भी चांसेस नहीं है अपने यहाँ फिलहाल। अब यहाँ क्या हो सकता है, ये अपने स्थान पे ऑसिलेट तो कर सकता है, ऐसे घूम तो सकता है, पर ये इधर उधर मूव नहीं करेगा तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आपको सेम रीजन यहाँ बताना है कि कोई भी सॉलिड हो उसमें पार्टिकल्स बहुत ही क्लोज पैक होते हैं, और क्लोज पैक होने की वजह से उनमें जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल होती है, यानी कि कोई गैप नहीं है उनके बीच में, और गैप नहीं होने की वजह से उसकी कंप्रेसिबिलिटी नहीं है, और कंप्रेसिबिलिटी नहीं है इस कारण से इसका वॉल्यूम क्या हो गया, डेफिनिट हो गया। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन अपने को यहाँ से मिलेंगे। आज अपन इस लेसन में ये तो बेसिक बात हो रही है, हम जो पढ़ना चाहते हैं वो ये है कि सॉलिड्स में 2 कैटेगरी हम पढ़ना चाहते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। एक हम पढ़ना चाहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, और एक हम पढ़ना चाहते हैं सेकंड कैटेगरी एमोर्फस सॉलिड। ये 2 क्लास हम पढ़ना चाहते हैं। तो कौन क्रिस्टलाइन होगा और कौन एमोर्फस होगा, इसको अपन एग्जाम्पल वाइज समझ के चलेंगे। देखिए, मान लीजिए कि एक सॉलिड हम कंसिडर कर लेते हैं, एक सॉलिड है मेरे पास, वो जिससे बना वो क्या है, AB से बना है। हमने ऐसा माना है कि एक सॉलिड हमने कंसिडर किया वो AB से बना है, ठीक है। अब ये AB का अरेंजमेंट देखिए, ये AB का अरेंजमेंट मान लीजिए ऐसे है, इस तरीके का अरेंजमेंट है, सपोज कर लेते हैं। ये फिर भी इस तरीके का एक अरेंजमेंट है। तो इस अरेंजमेंट को देख के दिमाग में अपने आ रहा है कि अगली बार क्या आने वाला है, ए, ठीक है। अब ये क्रिस्टल का एक ब्लॉक था, एक सॉलिड का ब्लॉक है, इस सॉलिड के ब्लॉक में हमने ये पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कर दिया। कैसा लग रहा है अरेंजमेंट? ये अरेंजमेंट ऐसा नहीं लग रहा है क्या कि रेगुलरिटी है इसमें? लग रहा है ना कि पहले ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर ए आ रहा है। एक रेगुलरिटी दिखाई दे रही है, एक डेफिनेट ऑर्डर दिखाई दे रहा है। तो जिस भी सॉलिड में ये दोनों बातें अप्लाई हो जाए। कौन सी 2 बातें? अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स देख रहे हैं अपन, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये हम देख रहे हैं। ये कैसा दिखाई दे रहा है? इन डेफिनिट ऑर्डर एंड रेगुलर, दोनों चीज दिखाई दे रही है। तो कोई भी सॉलिड हो, अगर उसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट डेफिनिट हो एंड रेगुलर हो, तो हम उसको कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो यानी कि
ये कह सकते हैं कि जो दो कैटेगरी आप देख रहे हो, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमोर्फस सॉलिड्स, ये डिसाइड होगी किसके बिहाफ पर, मेनली डिसाइड होगी ऑर्डर्स के बिहाफ पर, कि आप पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा देख पा रहे हो, ये डेफिनिट है या नहीं है। तो अगर आपके सॉलिड में डेफिनिट ऑर्डर है, रेगुलर ऑर्डर है पार्टिकल्स का, तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। हाँ, एक बात जरूर समझना कि सपोज कर लेते कि सर ये ऐसे वाला अरेंजमेंट होता, तो मान ले अपन ऐसे कि दो ए लाइनें हैं, फिर बी है, हम ऐसे को कंसिडर करके देख रहे हैं, फिर दो ए लाइनें हैं, है ना, फिर एक बार बी है, तो इसको क्या माने सर, तो देखिए इसमें भी क्या रेगुलरिटी तो शो हो रही है कि पहले दो कतार ए की है, फिर बी है, फिर दो ए है, फिर बी है, तो रेगुलरिटी यहाँ भी है। तो रेगुलरिटी का मतलब ये कभी नहीं होता कि अल्टरनेट फॉर्म होगी, इसको अल्टरनेट नहीं समझेंगे हम लोग, ठीक है। रेगुलरिटी का मतलब जो भी अरेंजमेंट चल रहा है उसको अपन आगे क्या होगा वो एज्यूम कर पाएं कि अगली कंडीशंस क्या आने वाली है, तो हम उसको रेगुलर मान रहे हैं। तो कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसमें जो अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो डेफिनिट है, रेगुलर है। तो एक डेफिनेशंस बनाने की मुझे जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। फिर भी अगर आप देखें तो शॉर्ट फॉर्म में बन जाती है बड़े आराम से, कि सॉलिड्स इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन ए रेगुलर पैटर्न और इन ए डेफिनेट ऑर्डर नोन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बेसिक पॉइंट, तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। अब एक पॉइंट अपने को यहाँ दिमाग डालना है कि कई बच्चे इसको कंफ्यूज होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से क्या मतलब है। कोई सॉलिड ए और बी से बना है तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ए और बी हो जाएंगी। अगर कोई सॉलिड सपोज कर लेते हैं Na+Cl- से बना है तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल Na+Cl- हो जाएंगी। तो यानी कि कोई सॉलिड बना किससे है, उसी से उसको अपन उसको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोल देते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जरूरी नहीं है कि ए बी, इसका मतलब ये होता है ये एटम से बना है तो अपन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स मान लेंगे, अगर ये आयन से बना है तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयन्स हो जाएंगे, अगर ये मॉलिक्यूल से बना है तो हम इसको मॉलिक्यूल लिख दें। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक सिंगल वर्ड हो गया ना, नहीं तो फिर अलग अलग लिखना पड़ेगा, एटम्स, आयन्स, मॉलिक्यूल, तो एक्सेट्रा, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक पहला पॉइंट। नंबर 2, क्रिस्टलाइन सॉलिड का दूसरा नेचर क्या है, देखिए किसको अपन कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की पहली जो बड़ी बात थी वो तो समझ में आ गई कि पार्टिकल्स जो होंगे वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होंगे। सेकंड बात ध्यान दीजिए कि ये एक्चुअल में ट्रू सॉलिड है। ट्रू या रियल सॉलिड जो होते हैं वो यही होते हैं, दूसरा कोई सॉलिड नहीं है। यानी कि एमोर्फस सॉलिड्स बोल जरूर रहे हैं पर एक्चुअल में वो सॉलिड नहीं है, ये भी अपन आगे पढ़ेंगे। तो ट्रू या रियल सॉलिड जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ही होते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे अगर अपन ध्यान दें, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बनते जाएंगे आगे, धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, तो वो ये है कि ये जो अरेंजमेंट है इसको, ये अरेंजमेंट लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। अब लॉन्ग रेंज ऑर्डर का क्या मतलब हुआ, देखो इसको समझा देता हूं मैं अभी आपको, कि हमने यहां से लेकर यहां तक एक क्रिस्टल, एक सॉलिड को एज्यूम किया था कि साहब इतना बड़ा एक सॉलिड का ब्लॉक है। अब इस सॉलिड ब्लॉक के मैक्सिमम पार्ट में जो अरेंजमेंट है वो फिक्स चल रहा है ना, डेफिनेट चल रहा है ना, ए बी, फिर ए लाइन, फिर बी, फिर ए। तो ये देखने वाली बात है कि देखिए अगर ऐसा हो जाता कि सपोज कर लेते अपन कि ये इतना बड़ा ब्लॉक है, एक क्रिस्टल है इतना बड़ा अपने पास एक सॉलिड का। अब इस सॉलिड के इस क्रिस्टल में हुआ क्या, देखना कि ये एक पैटर्न चला, रेगुलरिटी दिखाई दे रही थी, पर अचानक क्या हुआ ये देखने को मिला। अब देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है कि इस पूरे ब्लॉक में इस वाले हिस्से तक तो रेगुलरिटी शो हो रही है, पर उसके बाद रेगुलरिटी शो नहीं हो रही। तो साहब इसको क्या बोलेंगे, तो देखने वाली बात क्या है कि जो रेगुलरिटी शो हो रही है वो इंटायर क्रिस्टल में नहीं हो रही, यानी कि क्रिस्टल के एक छोटे से भाग में हो रही है, पूरे क्रिस्टल में नहीं हो रही। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर, कि थोड़े बहुत पार्ट में रेगुलरिटी दिखाई दे रही है, शॉर्ट रेंज। पर हम जिसको पढ़ रहे हैं वो कैसा है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, यानी कि पूरे क्रिस्टल में, पूरे इंटायर क्रिस्टल में एक जैसा पैटर्न दिखाई देगा। ये नहीं कि कुछ छोटे मोटे भाग पे दिखाई देगा, जितना बड़ा सॉलिड है उस सॉलिड के मैं कह दूं ऑलमोस्ट पार्ट में सेम पैटर्न ही रिपीट होगा। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब समझ में आ गया क्या। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब होता है, इसको सीधी भाषा में समझ लो कि आपने ऊपर वाले पॉइंट को यहां लाना है। देखो पहले वाले पॉइंट पे आपने क्या कहा कि जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो रेगुलर पैटर्न में होते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि रेगुलर पैटर्न है वो इंटायर क्रिस्टल में होता है, यानी कि क्रिस्टल के मैक्सिमम पार्ट में होता है, तो इसको कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो अपन ये कह दें कि इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स constant particles are arranged in regular pattern and that pattern is repeated
इन इंटायर क्रिस्टल और मैक्सिमम पार्ट ऑफ क्रिस्टल, एंड दिस टाइप ऑफ ऑर्डर इज नोन एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अगर थोड़े बहुत समय के लिए थोड़ी बहुत दूरी तक तो रिपीट हो रहा है, फिर रिपीट नहीं हो रहा सेम पैटर्न, तो हम उसको लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं बोलते। तो याद रखने के लिए अपन क्या कह दें कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं उनमें ऑर्डर जो होगा वो लॉन्ग रेंज होगा, यानी कि पूरे क्रिस्टल में एक पैटर्न रिपीट होता जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे, मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस करके देखते हैं। देखिए मेल्टिंग पॉइंट समझते हो आप सब, जानते हैं एक बात को ध्यान से कि यहाँ अगर ये ऑर्डर्ड है, पार्टिकल अगर ऑर्डर्ड होंगे, क्लोज पैक होंगे, तो उनको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और निकालना मुश्किल हो जाएगा तो हमें हाई टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी। हाई टेम्परेचर की है ना, तो इसका मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, हायर हो गया। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं उनमें पार्टिकल्स ऑर्डर्ड होते हैं, और ऑर्डर्ड होने के कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट हायर है और शार्प है। शार्प को आप यूँ समझ सकते हो कि जैसे पानी की बात करते हैं तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट हर किसी को याद होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस जैसे ही बोला जाता है तो आपके दिमाग में पहला सब्सटेंस वाटर ही आता है। तो इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस इज द कैरेक्टरिस्टिक बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो ठीक वैसे ही इनके मेल्टिंग पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक यानी कि शार्प होते हैं, यानी कि एक सब्सटेंस का जो मेल्टिंग पॉइंट है संभवतः है वो किसी दूसरे सब्सटेंस का नहीं होगा। यूँ मान के चल सकते हैं अपन कि हर एक सब्सटेंस का एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट होता है और वो भी हाई होता है। समझ में आ गई बात। फोर्थ पॉइंट अपन डिस्कस कर लेंगे दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं। मेल्टिंग पॉइंट के बाद अगर अपन अगला पॉइंट देखें तो क्लीवेज प्रॉपर्टी, ये सब क्वेश्चन बनेंगे एक एक करके। क्लीवेज प्रॉपर्टी, अब ये क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या है देखिए। हाँ, यहाँ तो मैं ये कह देता हूँ कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्या करते हैं, क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करते हैं। पर होती क्या है क्लीवेज प्रॉपर्टी, अपने को ये देखना है। ठीक है, तो देखिए अपन यूँ समझिए कि कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको वेपन से कट करते हैं, किसी भी वेपन से, चाकू से मान लें अपन, उसको कट करने के बाद अपन देखते हैं कि अगर वो दो प्लेन सरफेस में कटता है, दो बिल्कुल स्मूथली प्लेन सरफेस में कटता है, तो हम उसको बोलेंगे कि इट इज शोन क्लीवेज प्रॉपर्टी। और अगर वो रफली कटे तो इट इज नॉट शोन क्लीवेज प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये समझ गए क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या होती है, कि किसी भी सॉलिड को वेपन से या नाइफ से, चाकू से, जो भी बोले, उससे काटने पर अगर वो दो प्लेन सरफेस में कटता है, दो प्लेन सरफेस में डिवाइड होता है, तो हम कहेंगे कि इट इज शोन द क्लीवेज प्रॉपर्टी। और अगर वो रफली कटता हो तो हम उसको बोलेंगे कि क्लीवेज प्रॉपर्टी शो नहीं करता। जैसे अपन एक बात करते हैं कि एक प्लास्टिक की बोतल जो होती है उसको अगर काटने का प्रयास करते हैं तो वो उसकी सरफेस प्लेन नहीं कटती है, वो रफली कटता है, खुरदरा हो जाता है। तो इसका मतलब प्लास्टिक की बोतल क्या शो नहीं कर रही, क्लीवेज प्रॉपर्टी शो नहीं कर रही। पर हाँ, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या शो करते हैं, क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इसका सीधा अर्थ क्या निकालेंगे हम लोग कि इसको काटने पर ये दो स्मूथ पार्ट में डिवाइड होगा। अब ये क्वेश्चन बन सकता है इस तरीके से कि सपोज एक सॉलिड डिवाइड इनटू टू प्लेन सरफेस व्हेन इट कट विद द नाइफ, तो ये किस टाइप का सॉलिड होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। तो ये मानना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके क्लीवेज प्रॉपर्टी के बाद अगला जो पॉइंट है वो हम पढ़ेंगे कूलिंग कर्व। कूलिंग कर्व हम इसको भी देख लेते हैं। कूलिंग कर्व में क्या, देखो कूलिंग कर्व में क्या करते हैं वो बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले तो एक ग्राफ देखा जाता है, वो है टेम्परेचर और टाइम के बिटवीन। एक तो बात आप सब जानते हो कि समय के साथ तापमान में क्या आती है, किसी पदार्थ को हमने, किसी सब्सटेंस को हमने हिट कर लिया, यानी कि उसको मेल्ट कर लिया, फिर छोड़ दिया, तो धीरे धीरे उसके टेम्परेचर में कमी आती है। ये तो आप जानते हो। तो कूलिंग कर्व में क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्या होगा कि एक हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, हमने उसको मेल्ट किया, मान लो इस टेम्परेचर पे वो आके मेल्ट हो गया, पिघल गया, फिर हमने इसको छोड़ दिया, फ्रीज करना शुरू किया, ठंडा करना शुरू किया, तो धीरे धीरे वो क्या होगा, फ्रीज होगा, तो इसके टेम्परेचर में क्या आती जाएगी, कमी। तो समय के साथ उसके टेम्परेचर में कमी आती है। पर एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग आने वाली, वो देखिए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है ना, शार्प होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो मेल्ट होता है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी शार्प होगा। यानी कि जैसे वो एक टेम्परेचर पे, जैसे पानी 100 डिग्री पे बॉईल होता है, सब जानते हो, तो वो फ्रीज 0 डिग्री पे होता है, ये भी जानते हो। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की भी खासियत होती है कि उनका मेल्टिंग पॉइंट जिस प्रकार से शार्प होता है, एक फिक्स टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं, तो ठीक वैसे ही वो एक डेफिनेट टेम्परेचर पे आके फ्रीज होना स्टार्ट होते हैं। और जब वो फ्रीज होना स्टार्ट होते हैं तो वो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। यानी कि जैसे मान लो कि यहाँ इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, तो ये फ्रीज होना स्टार्ट हुआ, जब ये फ्रीज होना स्टार्ट हुआ तो टेम्परेचर में कोई कमी नहीं आएगी, यानी कि कांस्टेंट हो गया। और जैसे ये कंप्लीटली फ्रीज होगा तो अंततः आप सब जानते हो कि कोई भी पदार्थ हीटेड है तो हीटेड तो रहता नहीं है, आखिरी में वो ठंडा तो होता ही है, तो फिर से टेम्परेचर में कमी आ गई। तो इस तरीके का एक कर्व बनेगा कि स्टार्टिंग में
आपने मेल्ट करके जैसे ही छोड़ा टेम्परेचर में कमी आई, पर जब वो फ्रीज होना स्टार्ट हुआ तो टेम्परेचर कुछ समय के लिए कांस्टेंट हो गया और फाइनली फिर से टेम्परेचर में कमी आने लगी। तो ये कर्व क्या बता रहा है? ये कर्व बता रहा है कि कंटिन्यूटी नहीं है, बिल्कुल भी कंटिन्यूटी नहीं है। पहले कम होता है टेम्परेचर समय के साथ, फिर फिक्स होता है, फिर वापस से कम होता है। तो इस तरीके के कर्व को हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस कूलिंग कर्व। अब ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका, है ना, याद रखना, डिसकंटिन्यूअस। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का कूलिंग कर्व कैसा होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है। याद रखने की बात है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं उनका कूलिंग कर्व डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं अपन इसका नेचर कैसा है। तो इसका नेचर है एनिस्ट्रोपिक। ये आगे पूरा टॉपिक है अपना एनिस्ट्रोपिक, अपन डिस्कस करेंगे। तो ये नेचर वाइज कैसे हैं? एनिस्ट्रोपिक इन नेचर। ठीक है, एनिस्ट्रोपिक का क्या मतलब, इसको मैं जनरल आगे पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे तो पूरा दोबारा डिस्कशन होगा। एक बार चूंकि नाम आया है तो मैं आपको बता देता हूँ कि मान लो कोई सॉलिड हमारे पास, ये कोई सॉलिड का ब्लॉक है। ठीक है, हमने एक फिजिकल प्रॉपर्टी, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी एच और चॉइस, सॉलिड की कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे मान लो हमने कंडक्टेंस का सिलेक्शन कर लिया, कंडक्टेंस सी। ठीक है, अब इस फिजिकल प्रॉपर्टी का क्या करना है? हमने एक सॉलिड लिया, सेम सॉलिड सेम ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एक फिजिकल प्रॉपर्टी वो भी सेम होगी उसमें। अब यानी कि दो चीजें डिसाइड कर दी हमने कि ये सॉलिड ब्लॉक है, फिक्स है, और ये प्रॉपर्टी का स्टडी किया जा रहा है, ये भी फिक्स है। तो हमने प्रॉपर्टी मेजर करना शुरू किया। एक बार इस डायरेक्शन में मेजर किया, एक बार मान लो इस डायरेक्शन में मेजर किया। सपोज कर ले कि इस डायरेक्शन से C1 आया, इस डायरेक्शन से C2 आया। ठीक है, अब क्या कहेंगे, अगर ये C1 और ये C2 इक्वल आ जाए, ये कंडीशन हो सकती है, या C1 नॉट इक्वल टू C2, ये दो कंडीशन है। यानी कि मैंने एक ही फिजिकल प्रॉपर्टी को एक ही सॉलिड में मेजर किया है, बट डिफरेंट डायरेक्शन से मेजर किया, अलग अलग डायरेक्शन से मेजर किया, और अलग अलग डायरेक्शन से जो वैल्यूज आई वो सिमिलर आ रही है या अलग अलग आ रही है, वही देखना है अपने को। अगर वो सिमिलर आती है तो हम उसको बोलते हैं आइसोट्रोपिक इन नेचर। क्या बोलते हैं उसको? आइसोट्रोपिक। और अगर वो डिफरेंट आती है तो हम उसको बोलते हैं एनिस्ट्रोपिक। अब आप ही बताओ मुझे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को मैंने पहले लिख दिया कि ये कैसा है? एनिस्ट्रोपिक इन नेचर है। तो आपके मुताबिक क्या होगा? अगर ये एनिस्ट्रोपिक है तो इसका मतलब कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर मैं जैसे ही फिजिकल प्रॉपर्टी का मेजरमेंट करता हूँ, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर्ड इन सेम सॉलिड बट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, देन वैल्यू आर बिकम्स डिफरेंट, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग एनिस्ट्रोपिक। तो क्लियर हो गया एनिस्ट्रोपिक का क्या मतलब? सीधा मतलब है कि कोई भी सॉलिड में फिजिकल प्रॉपर्टी का मेजरमेंट अलग अलग डायरेक्शन से करते हैं, पर प्रॉपर्टी चेंज नहीं करेंगे। ध्यान रखना है, सॉलिड चेंज नहीं करेंगे, ये भी याद रखना है। सेम सॉलिड सेम प्रॉपर्टी मेजर्ड फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस, वैल्यू आर बिकम्स डिफरेंट, देन कॉलिंग दिस इज द एनिस्ट्रोपिक सॉलिड्स। तो ये जो सॉलिड्स होते हैं क्रिस्टलाइन से कैसे होते हैं? एनिस्ट्रोपिक सॉलिड होते हैं। क्लियरिटी आ रही है माइंडसेट में? तो ये कुछ प्रॉपर्टियां हमने पढ़ दी किसकी? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। तो एक बार मैं आपको रिपीटेडली थोड़ा सा बता देता हूँ फटाफट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं जो पहला पॉइंट है इसको ध्यान समझना है कि कोई भी सॉलिड जो एटम से बना हो, आयन से बना हो, मॉलिक्यूल से बना हो, यानी कि कांस्टेंट पार्टिकल से ही बना होगा, स्वाभाविक बात है। तो किसी भी सॉलिड में कांस्टेंट पार्टिकल अगर एक डेफिनिट पैटर्न में अरेंज्ड हो, एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड हो, तो हम उस सॉलिड को बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं एक्चुअल में यही ट्रू सॉलिड्स होते हैं, रियल सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, हाँ याद रखना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो रेगुलर है, और ये रेगुलरिटी क्रिस्टल के इंटायर पार्ट में होती है, मैक्सिमम पार्ट में होती है, इसलिए इस ऑर्डर को बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ये बोर्ड का क्वेश्चन भी बना था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द लॉन्ग रेंज ऑर्डर। आप इसको जनरली इतना भी लिख के आएंगे तो चलेगा कि इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर पैटर्न एंड दैट पैटर्न इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन इंटायर क्रिस्टल, इंटायर पार्ट ऑफ क्रिस्टल, मैक्सिमम पार्ट ऑफ क्रिस्टल, एंड दैट ऑर्डर इज कॉल्ड लॉन्ग रेंज ऑर्डर। चूंकि पार्टिकल्स बहुत ही क्लोज पैक्ड हैं, ऑर्डर्ड फॉर्म में है, एक ऑर्डर्ड फॉर्म से पार्टिकल को निकालना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है और शार्प भी होता है। शार्प का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, हर एक सॉलिड्स के लिए अलग हो सकता है ना, इंडिविजुअल। ठीक है, क्लीवेज प्रॉपर्टी हम लोगों ने समझ लिया कि किसी भी सॉलिड को वेपन से कट करने पर अगर वो दो प्लेन सरफेस में डिवाइड होता है तो उसमें क्लीवेज प्रॉपर्टी
शोवन है, यस कर देंगे। और अगर वो रफ सरफेस में कट होता है तो हम उसको कहेंगे कि इट इज नॉट शोन द क्लीवेज प्रॉपर्टी। बट हाँ, क्रिस्टलाइन सॉलिड शोन द क्लीवेज प्रॉपर्टी, इसका सीधा अर्थ क्या निकालेंगे कि इसको जब भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कट करेंगे तो वो दो प्लेन सरफेस में ही कटता है। क्लियर। कूलिंग कर्व की जहां तक बात है तो आप सब जानते हो कि किसी भी सब्सटेंस को मेल्ट करने के बाद छोड़ेंगे तो समय के साथ उसके टेम्परेचर में क्या आती है, कमी आती है, डिक्रीजमेंट होगा, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, यहाँ देखने वाली बात क्या थी कि जिस तरीके से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई है, ठीक वैसे ही क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का फ्रीजिंग पॉइंट भी फिक्स होता है, डेफिनिट होता है ना। और डेफिनिट होने की वजह से क्या हुआ कि शुरुआत में मेल्टिंग फॉर्म जब आपने छोड़ा इसको मेल्ट करके तो शुरुआत में टेम्परेचर गिरा, डिक्रीज हुआ, फिर जैसे ये फ्रीज होना स्टार्ट हुआ और ये फ्रीज होना स्टार्ट हुआ तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, और जब ये कंप्लीटली फ्रीज हो गया तो टेम्परेचर में फिर से कमी आ गई। और ये ग्राफ बता रहा है कि कंटिन्यूटी नहीं है, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। तो कूलिंग कर्व कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। नेचर वाइज कैसे हैं, एनिस्ट्रोपिक है। एनिस्ट्रोपिक का मतलब किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में फिजिकल प्रॉपर्टी का मेजरमेंट अलग अलग डायरेक्शन से करेंगे तो वैल्यू भी अलग अलग ही आती है। क्लियर। हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स की, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एमोर्फस सॉलिड अपन अगले पेज पे पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो जितने भी मेटल्स हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, गोल्ड, रुबिडियम, टिन जिसको आप बोलते हो ना, सीजियम, ये सारे के सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जाएंगे। तो मेटल चले गए, मेटल्स याद हो जाएंगे आराम से। आयोनिक कंपाउंड जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, समझ रहे हो ना बात को, NaCl, KCl, K2SO4, पोटेशियम सल्फेट है ना, जितने भी आयोनिक सोल्ट है, कॉपर सल्फेट, ये सब के सब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जाएंगे। फिर अपन जाएंगे आगे, अगर और बढ़े तो इसमें जैसे ड्राई CO2 जिसको आप सॉलिड CO2 जिसको आप ड्राई आइस बोलते हो ना, ड्राई आइस, सॉलिड CO2। तो मॉलिक्यूलर भी बहुत सारे हैं, मैथेन भी हो सकता है। आपको जैसे मैथेन तो गैसेस फॉर्म में स्टडी नहीं हो रही इसकी, मैथेन सॉलिड फॉर्म में जब होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे। इसके बाद जैसे सॉलिड अमोनिया हो गई, सॉलिड वाटर हो गया, सॉलिड वाटर को आप आइस बोल देते हो, तो ये सब भी होंगे। फिर डायमंड हो जाएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, सिलिका हो जाएगा, सिलिकन कार्बाइड हो गया। तो एग्जाम्पल्स तो अपन पूरे लेसन में पढ़ते ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। तो आई थिंक क्रिस्टलाइन सॉलिड क्लियर हो गया। चले आगे, एमोर्फस सॉलिड, ठीक है। एमोर्फस सॉलिड अगली कैटेगरी है, एमोर्फस सॉलिड्स। देखो, स्टार्टिंग पहले पॉइंट से करना हमेशा ताकि इजी हो। एक पार्टिकल अपन अरेंज करके देखते हैं। देखिए, मान लीजिए कि व्यवस्था ऐसी चल रही है कि एक पार्टिकल यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, फिर यहाँ है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये, रेगुलर पैटर्न दिख रहा है। फिर अचानक से ऐसे हो गया, कुछ नहीं पता कौन कहाँ जा रहा है। तो ये कैसा फॉर्म, ऑर्डर्ड है क्या, नहीं है ना, रेगुलरिटी है, नहीं है। तो इस अपन यहाँ से पहला बिंदु बना देंगे। तो वहाँ हमने क्या कहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन ए डेफिनिट एंड रेगुलर पैटर्न। यहाँ क्या है, पार्टिकल्स का कैसा पैटर्न है, इररेगुलर पैटर्न, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे, सॉलिड्स इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन ए इररेगुलर पैटर्न नोन एज एमोर्फस सॉलिड्स। क्लियर है क्या, ठीक है। तो बड़ा आसान हो गया कि अगर कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स एक डेफिनिट पैटर्न में अरेंज्ड हो, एक रेगुलरिटी के साथ हो, तो हम उसको बोल देते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और अगर वो इरेगुलरिटी के साथ है, कोई डेफिनिट पैटर्न नहीं है उनका, तो हम उसको बोल देते हैं एमोर्फस सॉलिड्स। देखिए, वहाँ लॉन्ग रेंज ऑर्डर था ना, यहाँ शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अब ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्यों कहा मैंने, क्योंकि देखिए ये मैंने जो बनाया है डायग्राम ऐसे ही, इसमें भी कहीं ना कहीं शुरुआती भाग में रेगुलरिटी शो हो रही है, पर पूरे क्रिस्टल में रेगुलरिटी शो नहीं हो रही। तो हो सकता है, ये संभावित है, चांसेस हैं, इसकी पूरे चांसेस है कि थोड़ा बहुत रेगुलरिटी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं, पर पूरे क्रिस्टल में रेगुलरिटी नहीं होगी। तो ये ऑर्डर कैसा हो गया, शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो गया। क्लियर हो गया बात। इसके बाद अपन बात करें तो एक्चुअल में ये सूडो सॉलिड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ये कैसे सॉलिड है, सूडो सॉलिड्स। इनको एक और नाम से भी जानते हैं, वो है सुपर कूल्ड लिक्विड।
ये क्वेश्चन मैं आपको अभी ध्यान से करवा देता हूँ, थोड़ा देख लेना। स्यूडो सॉलिड्स इनको कहते हैं, एमोर्फस सॉलिड आर ऑल्सो नोन एज स्यूडो सॉलिड्स और सुपर कोल्ड लिक्विड्स। यहाँ आते हैं अपन इस टॉपिक पे। स्यूडो सॉलिड का मतलब तो एक बात साफ हो गया कि सॉलिड है ही नहीं। स्यूडो का मतलब तो क्या होता है, केवल महसूस होना, कि लगता है कि ऐसा है पर वास्तव में वैसा नहीं है, तो एक्चुअल में ये सॉलिड नहीं है। तो हमने पहले भी कहा था कि दे आर नॉट रियल सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर रियल सॉलिड्स। अब ये स्यूडो सॉलिड्स के बाद एक नाम है सुपर कोल्ड लिक्विड्स। ये क्वेश्चन बना था कि व्हाई द ग्लास इज कंसिडर्ड एज सुपर कोल्ड लिक्विड्स, व्हाई द एमोर्फस सॉलिड्स आर नोन एज सुपर कोल्ड लिक्विड। ध्यान देना, देखिए लिक्विड में एक टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, आप सब जानते हो, फ्लूइडिटी होती है, बहता है वो। अगर उसी लिक्विड को सुपर कोल्ड कर दे, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडा कर दे, जैसे पानी है उसको बहुत ज़्यादा ठंडा कर दे तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है ना। और पानी तो, आइस तो खैर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, उस पर तो नहीं जाएंगे, पर एक मैंने ऐसे नॉर्मल वे में बोला है कि किसी भी लिक्विड को बहुत ज़्यादा ठंडा कर दे तो उसमें क्या हो जाता है, उसकी फ्लूइडिटी बहुत कम हो जाती है, यानी कि उसमें फ्लो करने का नेचर तो अभी भी है क्योंकि वो लिक्विड है, पर उतना नहीं है जितना पहले था। तो इसका मतलब लिक्विड्स की फ्लो करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, और सुपर कोल्ड लिक्विड अगर होगा तो उसकी फ्लो करने की टेंडेंसी बहुत ही कम हो जाती है। अब प्रश्न बनता है सर लिक्विड थोड़ी पढ़ रहे हैं, सॉलिड पढ़ रहे हैं। एमोर्फस सॉलिड्स में यही खासियत होती है कि वो सॉलिड बोल रहे हैं उनको, पर उनमें फ्लो करने का नेचर होता है, बट दे आर फ्लोइंग विद वेरी स्लो स्पीड। तो यानी कि एमोर्फस सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू फ्लो लाइक ए लिक्विड बट वेरी स्लो, यानी कि ये ऐसे सॉलिड्स हैं जिनमें फ्लो करने वाला नेचर होता है। हाई टेम्परेचर जब होता है तो इनमें धीरे धीरे फ्लूइडिटी शुरू हो जाती है, इनके पार्टिकल्स बहना शुरू कर देते हैं, पर ये फ्लूइडिटी बहुत ही धीमी होती है, अत्यंत धीमी होती है, अपनी भी समझे। जैसे देखो आप लोगों ने एक चीज़ सुनी होगी, क्लास 8, 9, 10 में भी सुना होगा कि ये जो विंडो होते हैं अपने ग्लास वाले, ग्लास विंडो होते हैं ना। अभी ग्लास विंडो में क्या होता है कि ग्लास जो होता है वो एमोर्फस सॉलिड होता है, और एमोर्फस सॉलिड में टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। तो जहाँ टेम्परेचर बहुत हाई होता है वहाँ क्या होगा, धीरे धीरे विंडो से ग्लास के पार्टिकल्स फ्लो करना शुरू करेंगे। फ्लो करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है वो ऊपर की ओर तो जाएंगे नहीं, ऊपर से नीचे की ओर फ्लो करेंगे। तो क्या होगा, ऊपर से वो पतले होते जाएंगे और नीचे से बॉटम समय के साथ धीरे धीरे मोटा होता जाएगा। ऐसा देखने को मिलता है, पर इसको देखने में एक लंबा समय लगता है क्योंकि फ्लूइडिटी नेग्लिजिबल होती है। तो याद रखना कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ऐसा कभी नहीं हो सकता, और एमोर्फस सॉलिड्स जो होते हैं उनमें फ्लूइडिटी का नेचर होता है, पर फ्लूइडिटी बहुत ही स्लो होती है, इसलिए हमने उनको क्या बोला, सुपर कोल्ड लिक्विड्स। तो ये क्वेश्चन हो सकता है आपका बोर्ड में आ जाए कि व्हाई द ग्लास कंसिडर्ड एज सुपर कोल्ड लिक्विड। तो आप क्या बताएंगे, ग्लास इज ए एमोर्फस सॉलिड एंड इट हैव टेंडेंसी टू फ्लो एज लाइक लिक्विड बट वेरी स्लो, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग सुपर कोल्ड लिक्विड। तो इसमें फ्लो करने का जो नेचर दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने इसको सुपर कोल्ड लिक्विड्स बोला। चलें आगे, मेल्टिंग पॉइंट। देखो ऑर्डर्ड फॉर्म है कि डिसऑर्डर्ड फॉर्म है, डिसऑर्डर्ड। डिसऑर्डर्ड में क्या होता है, कोई पार्टी है, मान लीजिए कोई पार्टी है, वो ऑर्डर्ड नहीं है, डिसऑर्डर्ड है, तो उसके मेंबर्स को कोई भी चटका के ले जाएगा। ऐसा होता है, देखने को मिला, हाल ही में राजस्थान में तो देखने को मिला। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर एक ऑर्डर्ड कंडीशंस होती है, बहुत ज़्यादा ऑर्डर्ड कंडीशंस होती है, तो वहाँ से पार्टिकल्स को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। पर अगर ऑर्डर्ड नहीं है, डिसऑर्डर्ड है, बिखरे में थोड़े से, तो फिर वहाँ से पार्टिकल बड़े इजी मोड में निकल जाते हैं। समझ में आ रही बात, इजी मोड में निकल जाते हैं, क्लियरिटी आ रही नहीं। तो यहाँ यही हो रहा है कि पार्टिकल डिसऑर्डर्ड है, इसलिए यहाँ से वो इजीली हम निकाल सकते हैं। तो टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट कैसे हो गए, लोअर हो गए, लोअर मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए लोअर तो है ही है, साथ में वेरिएबल भी है। वेरिएबल का मतलब फिक्स नहीं है, एक रेंज हो सकती है। जैसे अपन रेंज बोलते हैं ना, 50 से 60 के बीच पिघलेगा सर, 60 से 70 के बीच, तो वैसे एक रेंज है, एक फिक्स नहीं है। तो वैसे वहां तो शार्प था, यहाँ वेरिएबल है। और वेरिएबल को आप यूँ भी समझ सकते हो, जैसे अपन एक एग्जाम्पल की बात करते हैं ग्लास की। क्या आपको सर ग्लास का मेल्टिंग पॉइंट, तो ग्लास का मेल्टिंग पॉइंट ग्लास के बनाने पर डिपेंड करता है आपने कैसे बनाया। आपको सर ये क्या बात हुई, देखना। देखो एक ग्लास आपने बनाने का प्रयास किया, यानी कि उस सब्सटेंस को मेल्ट कर रखा है, साफ ग्लास को मेल्ट करने के बाद आपने उसको फ्रीज करना है, दोबारा से ग्लास बनाना है। अब फ्रीजिंग कैसे किया उस पर डिपेंड करेगा। आपने बड़ा रैपिड फ्रीजिंग किया, यानी कि ग्लास मेल्ट किया और तुरंत प्रभाव से आपने बड़ा हैवी रेफ्रिजरेटर लगा के, हैवी फ्रीजिंग सिस्टम लगा के आपने तुरंत उसको फ्रीज कर दिया। जब आपने बड़ा रैपिड फ्रीज किया तो पार्टिकल्स को ऑर्डर्ड होने का टाइम नहीं मिला, जो जहाँ था वैसे ही वो फ्रीज हो गया। तो पार्टिकल्स को जब ऑर्डर्ड होने का टाइम नहीं मिला तो डिसऑर्डरनेस बढ़ गई, और जैसे जैसे डिसऑर्डरनेस बढ़ गई मेल्टिंग पॉइंट में क्या आ गई, कमी आ गई।
तो वो ग्लास का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। पर अगर उसी ग्लास को हमने दूसरे वे में बनाया होता कि मेल्ट कर देते, फिर उसको फ्रीज करते, धीरे धीरे फ्रीज करते, तो पार्टिकल्स को ऑर्डर्ड फॉर्म में आने का थोड़ा समय मिलता तो वो धीरे धीरे आके फ्रीज हो जाती, तो वहाँ ऑर्डनेस आती तो पार्टिकल्स स्ट्रॉन्ग बाइंड हो जाते, स्ट्रॉन्ग बाइंड होते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता। तो एक ही ग्लास के बनाने की कंडीशंस के आधार पे उसका मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो रहा है। अगर आप उसको ऑर्डर्ड फॉर्म में ले जा रहे हो, समय के साथ धीरे धीरे फ्रीज कर रहे हो, तो उसका ऑर्डनेस आएगी, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। और अगर उसको आपने बड़ा रैपिड फ्रीजिंग कर दिया तो पार्टिकल्स को ऑर्डर्ड होने का समय नहीं मिला, उस कंडीशंस में फिर वो फ्रीज होने में टाइम नहीं लेंगे, फटाफट फ्रीज तो होंगे पर ऑर्डनेस नहीं आएगी। डिसऑर्डर्ड फॉर्म में जहाँ जिसको जैसे समय मिला, जहाँ कंडीशंस मिली, जहाँ पोजीशन मिली, वहाँ वो फ्रीज हो गए, डिसऑर्डर हो गया तो मेल्टिंग पॉइंट में कमी आ गई। तो इनके वैसे भी मेल्टिंग पॉइंट ओवरऑल भी लोअर ही होते हैं और कंडीशंस पे तो डिपेंड करते ही करते हैं, इसलिए मैंने लिखा वेरिएबल। क्लीवेज प्रॉपर्टी तो आप होगे नॉट शोन। एमोर्फस सॉलिड्स में क्लीवेज प्रॉपर्टी नहीं होती। इसका सीधा अर्थ क्या आप निकालेंगे कि जब भी इनको काटेंगे आप लोग तो दो भागों में तो कट जाएगा, पर प्लेन सरफेस नहीं बनेगी, रफ सरफेस में कटेगा। कूलिंग कर्व में देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कूलिंग कर्व में आपको सर ये टेम्परेचर का टी, ये टाइमिंग का टी, क्या होगा, यहाँ मेल्ट करके छोड़ दिया, फ्रीज कर रहे हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट फिक्स नहीं है ना इनका, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स नहीं है तो फ्रीजिंग पॉइंट भी फिक्स नहीं है। जैसे एक रेंज में मेल्ट हो रहे हैं वैसे एक रेंज में फ्रीज हो जाएंगे, तो धीरे धीरे टेम्परेचर घटता गया और ये फ्रीज होते गए, घटता गया, फ्रीज होते गए, घटता गया, फ्रीज होते गए, तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा। तो कंटिन्यूस डिक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है। तो कूलिंग कर्व कैसा है, कंटिन्यूस। तो वहाँ डिसकंटिन्यूस था, यहाँ कंटिन्यूस। इसके बाद अगर नेचर की बात करें तो ये आइसोट्रोपिक इन नेचर। आइसोट्रोपिक का मतलब तो समझ गए आपने, वहाँ समझा था कि अगर मैं यहाँ कोई भी एमोर्फस सॉलिड लेता हूँ और उसमें फिर एक ही फिजिकल प्रॉपर्टी को अलग अलग डायरेक्शन से मेजर करता हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ कि उसके लिए हर बार वैल्यू सेम आती है, सिमिलर आती है। सिमिलर वैल्यू आने का मतलब वो आइसोट्रोपिक है, और अगर डिसिमिलर वैल्यू आती तो वो एन आइसोट्रोपिक हो जाता। क्लियरिटी आ रही है क्या? तो ये सब पॉइंट्स क्लियर हो गए। तो आपने कहा कि जिन भी सॉलिड्स में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होगा, इरेगुलर होगा, वो हम लोग एमोर्फस में कैटेगरी में ले जाएंगे। इनमें जो ऑर्डर है पार्टिकल्स के अरेंज होने का वो शॉर्ट रेंज है। ये स्यूडो सॉलिड्स हैं, लिक्विड की तरह इनमें फ्लो करने का नेचर है, पर फ्लूइडिटी बहुत कम होने की वजह से हमने इनको सुपर कूल्ड लिक्विड बोला। पार्टिकल यहाँ चूंकि अरेंज नहीं है, अच्छे से ऑर्डर्ड नहीं है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया और वेरिएबल भी है। काटने पर दो प्लेन सरफेस में डिवाइड नहीं होते हैं, रफ सरफेस में डिवाइड होते हैं, तो हम इनको कह रहे हैं कि क्लीवेज प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। उसके बाद हमने कूलिंग कर्व की बात की, तो कंटिन्यूस डिक्रीजमेंट देखने को मिलेगा टेम्परेचर में, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेट नहीं है तो इनका फ्रीजिंग पॉइंट भी डेफिनेट नहीं है, तो ये कंटिन्यूस डिक्रीज होते चले जाएंगे। ठीक है, तो कूलिंग कर्व कंटिन्यूस हो गया। आइसोट्रोपिक इन नेचर है, यहाँ भी कोई कन्फ्यूजन शायद ही होगा किसी को। तो ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए। एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। देखिए इजी एग्जाम्पल्स अपन देखते हैं। प्लास्टिक, रबड़ याद हो जाएंगे आराम से, ग्लास, फाइबर ग्लास, सेलोफेन, टेफ्लॉन, पीवीसी एक्सेट्रा। ध्यान देना, देखिए ये एग्जाम्पल तो आप समझ गए। प्लास्टिक इज द पॉलीमर, रबर ऑल्सो पॉलीमर, फाइबर ग्लास पॉलीमर, सेलोफेन पॉलीमर, टेफ्लॉन पॉलीमर, पीवीसी पॉलीमर। इसका सीधा अर्थ क्या निकालने का? सीधा अर्थ ये निकालने कि मोस्ट ऑफ द पॉलीमर्स आर एमोर्फस सॉलिड्स, मोस्ट ऑफ द पॉलीमर्स। ठीक है, पर याद रखना एमोर्फस सॉलिड्स आर नॉट रियल सॉलिड्स, एक्चुअल सॉलिड ये नहीं है। तो ये आज का टॉपिक था अपना। ठीक है, अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ फटाफट, जिनको आपको देखना है, पीडीएफ से भी चेक कर सकते हो और वैसे भी देख लेंगे। यहाँ से पहला क्वेश्चन आपने शुरुआत के पॉइंट पे बनाया कि सॉलिड्स हैव डेफिनिट वॉल्यूम। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ लेना एक बार। पहला क्वेश्चन हमने क्या बनाया था कि सॉलिड्स का वॉल्यूम डेफिनिट नहीं है, तो आपने बता दिया आराम से। दूसरा हमने बनाया सॉलिड्स हार्ड होते हैं, उसका भी रीजन है। ये दोनों जो पार्ट्स हमने पढ़े हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमोर्फस सॉलिड्स, इनके पॉइंट्स पे भी क्वेश्चन बनेंगे और इनके डिफरेंसेस का भी क्वेश्चन बन सकता है। आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, ग्लास जो होता है वो सुपर कूल्ड लिक्विड है, क्यों? तो आप बड़ा आराम से बताएंगे। ग्लास किस कैटेगरी का एग्जांपल है? एमोर्फस सॉलिड्स का। और एमोर्फस सॉलिड में क्या होता है कि
फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, और ये टेंडेंसी बहुत ही कम होती है, इस कारण से हम इसको क्या बोलते हैं, सुपर कोल्ड लिक्विड बोलते हैं। क्लियरिटी है क्या? तो ये आज का टॉपिक हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमोर्फस सॉलिड। आज शुरुआत है, बेसिक पढ़ा है, कल से अपन इसके नेचर्स को डिस्कस करेंगे, बाकी पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।